नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो वेरियस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उसको मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने के बाद तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मेरे नए वीडियोस को अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे तो बेल आइकॉन्स में आप क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि जो भी मैं अपकमिंग वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको इन्फॉर्म होते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब होता है कि जो नाम है वही उसका डेफिनेशन है, यानी उसी को एक्सप्लेन करना बहुत सिंपल वे में आप उसको समझ सकते हो। पहला वाला जो होता है यानी बैच वेस में, यानी आपके जो सेट ऑफ कमांड्स है उसको बैच वाइज उसको इनपुट देते हो और वो एग्जीक्यूट होता है। टाइम शेयरिंग मतलब जो सेट ऑफ कमांड्स है वो जो होता है टाइमली बेस्ड, यानी जो भी आपके जॉब्स है वो तो टाइम उन जॉब्स के बीच में टाइम का शेयरिंग होता है। उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है कि आपके जो जॉब्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एक दूसरे का हेल्प करते हुए एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है कि नेटवर्क रिलेटेड अगर आपको एक्टिविटीज करना है तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क में काम करता हो। उसके बाद जो होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको इंस्टेंट रिप्लाई करता हो, जैसे कि एटीएम हो गया और रेलवे रिजर्वेशन हो गया। ये सब चीजें होता है ऑन द स्पॉट यानी रियल टाइम, जैसे गूगल पे होगा तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज नोन एज ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं। द यूजर ऑफ ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। तो इसका मतलब होता है कि अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और अपने जो भी कमांड्स है उसको एग्जीक्यूट करता है सीपीयू के माध्यम से। बट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता है, यानी यूजर अपने कमांड्स को दे देता है और वो इकट्ठा करके फिर उसको हम इंटरेक्ट करते हैं बाद में। तो इसका मतलब होता है कि वो बैच वाइज उसको सेलेक्ट करके, यानी आपके पास जॉब आ जाते हैं और उस जॉब को एज ए बैच वाइज डिवाइड करके उसको, तो इसका मतलब है यूजर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एग्जीक्यूशन के लिए इंटरेक्ट नहीं करता है। दूसरा जो होता है ये बता रहा है कि ईच यूजर prepares his job on an offline device like punch card and submit it to the computer operator। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हमेशा ईच यूजर जो होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब होता है कि हर एक यूजर जो होता है अपने जो भी एक्टिविटीज है उसको एक पंच कार्ड के फॉर्म में ऑफलाइन मोड में उस ऑपरेटर को दे देता है, फिर वो ऑपरेटर जो होता है कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको लेटर ऑन बाद में उसको एग्जीक्यूट करता है। अब देखिए टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग जो कि जॉब्स विद सिमिलर नीड्स आर बैच टुगेदर एंड रन एट एज ए ग्रुप। तो इसका मतलब है जो डिफरेंट यूजर जो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स प्रोवाइड किए हैं जो कि ऑपरेटर उसको रिसीव करता है और ऑपरेटर फिर क्या करता है, हर एक जॉब को चेक करने के बाद एनालिसिस करने के बाद जो सिमिलर जॉब होता है उसका एक अलग से बैच बना लेता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। सपोज कर लो 4 यूजर है, 4 यूजर में से जो एक जॉब है वो कॉमन है सभी का, यानी सपोज कर लो हमने प्रिंटिंग जॉब मान लेते हैं तो चारों यूजर के प्रिंटिंग जॉब कॉमन है। तो वो जो प्रिंटिंग जॉब होता है चारों प्रिंटिंग का जो होता है एक बैच बना के, यानी 4 प्रिंटिंग जॉब 4 डिफरेंट यूजर के जो रिसीव हुए हैं उसको जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको एक बैच में बना के उसको एक साथ फिर रन करता है। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। ये यूजर के जो सिमिलर टाइप ऑफ जॉब होते हैं डिफरेंट यूजर के, उस सिमिलर टाइप ऑफ जॉब का एक बैच बना के डायरेक्टली एक साथ वो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करके एक साथ सारे काम को, यानी सेम जो जॉब होता है उसको अलग अलग यूजर के जो जॉब होते हैं उसको एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है बैच वाइज। The programmer leave their programs with the operator
and the operator then sorts the programs with similar requirement into batches। जैसे मैंने अभी समझाया फोर्थ पॉइंट में इसी चीज को बताया गया है कि जो प्रोग्रामर होता है अपने काम को यानी जो भी होता है वो ऑपरेटर को दे देता है, फिर ऑपरेटर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके ऑपरेट करता है उसका काम होता है कि वो जो डिफरेंट यूजर या प्रोग्रामर से जो भी उसको कमांड्स मिले हैं उसको एनालिसिस करता है, सिमिलर टाइप ऑफ कमांड्स को एक साथ बैच बना के उसको रन करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग थोड़ा सा फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब n, यानी इस तरह से आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब है। इन जॉब्स को रिसीव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो रिसीव करता है, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जॉब्स को रिसीव करता है और जॉब्स को रिसीव करने के बाद सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स का एक बैच बनाता है, सेकेंड बैच बनाता है और थर्ड बैच बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब 1 से लेके n तक अगर आपके पास जॉब है तो 1 से लेके n तक बैच बनता है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो 1 से लेके n तक जॉब है इनके सिमिलर जॉब को मिला के डिफरेंट बैचेस बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 से लेके n बैच नहीं बताया गया, डिफरेंट बैचेस आते हैं। तो ये जो डिफरेंट बैचेस है 1 by 1 सीपीयू के बीच में इंटरेक्शन होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स को लेता है उसको बैच में बनाता है और बैच जो होता है एक एक बैच जो होता है एक एक सीपीयू के एक एक जो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट्स है उसको यूज करके उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एग्जांपल्स ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट, ये जो होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे काम करता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी जैसे अपलोड किया जाता है तो वो क्या किया जाता है उसके स्टेटमेंट्स बना के, यानी उसका एक जो होता है एक सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस में सारे के सारे लिस्टिंग करके, सारे एम्प्लॉयज के नाम लिस्टिंग करके उसके सैलरी अमाउंट को लिस्टिंग करके वो बैंक ऑफिशियल को दे दिया जाता है। फिर बैंक जो होता है उसको एज ए जॉब बेसिस, यानी ये जो बैच बेसिस उसको दे देता है, फिर उसके बाद जो होता है वो बैच वाइज उसको 1 by 1 करके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अपलोड करते रहता है जो सैलरी है रिस्पेक्टिव जो जैसे पर्टिकुलर जो होता है जो अलग अलग ब्रांचेस यानी अलग अलग बैंक में अलग अलग लोगों के जो सैलरी चाहते हैं तो उस हिसाब से वो जनरेट करता है। तो इसका मतलब एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश किया हूं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस में सबसे पहला आता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी जॉब टू कंप्लीट। तो प्रोसेसर ऑफ द बैच सिस्टम नो हाउ लॉन्ग द जॉब वुड बी व्हेन इट इज इन क्यू। तो इसका मतलब होता है कि इसमें हमको टाइम रिक्वायरमेंट जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर एनी जॉब्स कंप्लीट होगा इसके बारे में हमको जानकारी की जरूरत नहीं पड़ता। आपका काम जैसे ही होता है प्रोसेसर जो होता है बैच बेसिस पे काम करता है और आपके काम को निपटाता है। फिर उसके बाद जो होता है मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम्स, जिसका मतलब होता है एक खास बात होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कि मल्टीपल यूजर इसके साथ कम्युनिकेट करके, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके वो बैच के माध्यम से काम होता है तो इसलिए शेयर हो सकता है उनके जॉब्स का। फिर द आइडियल टाइम फॉर द बैच सिस्टम्स इज वेरी लेस। तो इसका मतलब है कि बैच सिस्टम में जो आइडियल टाइम है, यानी आप ये बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कभी भी खाली नहीं रहता, ये हमेशा बिजी रहता है। तो इसलिए हम लोग ये बात करते हैं जब ये फुल टाइम बिजी रहता है तो इसका मतलब है इसका आइडियल टाइम लेस होता है। इट इज इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम्स। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा ह्यूज जॉब्स है तो आप इसको एज ए इनपुट दे दीजिए और उसको बैच में बना के वो रन करते रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि रिपीटेडली वो काम करते हुए लॉन्ग जो लार्ज वर्क या जो भी है ह्यूज वर्क्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं, हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट दैट इज नोन एज एन डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला होता है द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम। इसका मतलब होता है कि हमारे सारे जॉब्स कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया जाता है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर ऑपरेटर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो कि जिस पे हमको भरोसा करना पड़ता है। तो इसका मतलब है वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको बैच सिस्टम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, यानी कोई भी इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। दूसरा, बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग। तो इसका मतलब होता है कि बैच सिस्टम में हार्ड टू डिबग का यही होता है क्योंकि हम तो इनपुट एज ए जॉब दे देते हैं लेकिन हमारे जॉब्स को वो बैच में डिवाइड करके वो जब एग्जीक्यूट करता है तो इसमें हमको डिबग करने में बहुत हार्ड होता है कि हमारा जॉब कौन से बैच में जाके प्रॉब्लम में आया है या किसी बैच में प्रॉब्लम आया तो किसका जॉब है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है
अब आते हैं नेक्स्ट वन, इट इज समटाइम्स कॉस्टली। कभी कभी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे ऊपर देखा गया है कि ये लार्ज वर्क को रिपीटेडली अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन कभी कभी जो होता है कुछ समय कुछ केसेस के लिए ये होता है कि कॉस्टली होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया जो डिसएडवांटेजेस में है, द अदर जॉब्स विल हैव टू बी वेट फॉर अननोन टाइम इफ एनी जॉब फेल्स। इसका मतलब होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे मैंने बोला कि डिबग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे केस में अगर किसी जॉब में कोई फेल हो जाता है या कोई जैसे कि इनफाइनाइट लूप में चले जाता है, तो इस केस के लिए अदर जॉब्स को जो होता है मतलब वेट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज नोन एज ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग जैसे नेम इज द डेफिनेशन, यानी टाइम शेयरिंग से हमको पता चल जा रहा है कि जो टाइम होता है, सीपीयू टाइमिंग होता है, उसको शेयर किया जाता है अलग अलग जॉब्स के बीच में। सो बताया गया है कि ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। तो इसका मतलब होता है कि जो सभी टास्क होते हैं, जो भी टास्क जो होता है एग्जीक्यूट होना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, सभी टास्क को जो होता है कुछ समय दिया जाता है एग्जीक्यूट करने। कुछ समय का मतलब होता है कि जो टाइम होता है उसमें से कुछ टाइम एक पर्टिकुलर जॉब को दिया जाता है, फिर उसके बाद सेम जो थोड़ा सा टाइम जो होता है दूसरे के लिए, यानी थोड़ा थोड़ा टाइम सब जॉब को दिया जाता है, यानी इसको शेयर किया जाता है। So each user gets the time of CPU as they are a single system. So इसका मतलब होता है कि हर एक यूजर को CPU में जो होता है एक जो होता है टाइम दिया जाता है CPU को एग्जीक्यूट करने के लिए। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ बोला गया है कि अगर सपोज कर लो सिंगल CPU यानी आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक है सिस्टम में, तो फिर वो जो CPU होता है हर एक जॉब में अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड करता है। These systems are also known as multitasking system। जैसे मैंने बोला कि एक ही CPU में मल्टीपल जॉब्स रन करते हैं, तो मल्टीपल जॉब्स रन करते हैं तो इसका मतलब है मल्टीपल नंबर ऑफ टास्क आर गोइंग टू बी रन ऑन ए सिंगल CPU, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मल्टीटास्किंग सिस्टम। The task can be from a single user or from different user। यानी जो टास्क होता है हो सकता है कि अलग अलग यूजर के अलग अलग टास्क हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही यूजर का टास्क हो जो बहुत बड़ा हो, उसको अलग अलग छोटे छोटे सब टास्क में डिवाइड करके उसको रन किया जाता है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बोथ कैन बी पॉसिबल, सिंगल यूजर के मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकता है या फिर डिफरेंट यूजर के सिंगल सेगमेंट्स हो सकता है। तो इसका मतलब होता है कि टाइम शेयरिंग में मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट में ये बोला गया है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। तो इसका मतलब है जो सीपीयू टाइम की बात कर रहे हैं कि सीपीयू अपने टाइम को शेयर करता है, तो वो जो टाइम स्लॉट होता है उसको हम लोग क्वांटम के नाम से जानते हैं। सो आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज ओवर, ओएस स्विचेस ओवर द नेक्स्ट टास्क। तो इसका मतलब होता है हमारे पास सीपीयू एक होता है, सीपीयू के टाइम यानी जो हम क्वांटम बोल रहे हैं, क्वांटम टाइम इज डिवाइडेड, यानी क्वांटम इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट जो यूजर्स होते हैं, यूजर्स के जॉब के बीच में उसको मतलब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक जॉब से, यानी जो टाइम इंटरवल दिया गया है, क्वांटम दिया गया है, एक क्वांटम जैसे कि एक यूजर का जो क्वांटम है अगर वो खत्म हो जाता है तो ओएस जो होता है अपना जो भी एग्जीक्यूशन है उस पर्टिकुलर यूजर से हटा के दूसरे यूजर को सौंप देता है। तो इसका मतलब है जो स्विचिंग करना, यानी एक यूजर से स्विच करके दूसरे यूजर में ट्रांसफर करना आफ्टर द क्वांटम टाइम इज कंप्लीटेड, यानी क्वांटम टाइम जैसे खत्म होता है तो एक यूजर के जो स्विच है वो तो उसको दूसरे यूजर में ट्रांसफर करना। तो यानी जॉब्स, यानी जो क्वांटम या फिर जैसे बोल सकते हैं कि स्विचिंग फ्रॉम वन यूजर टू अनदर यूजर, ओएस इज रिस्पॉन्सिबल, ओएस इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये चीज इसमें लास्ट पॉइंट में बताया गया है। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको समझने की कोशिश करते हैं फिगर से। जैसे हमारे पास 3 जॉब्स दिए गए हैं, वर्ड, ईमेल एंड वेब ब्राउजर। ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों जॉब्स को लेता है और सिंगल सीपीयू में उसको रन करता है। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स आर कमिंग बट सीपीयू एग्जीक्यूट दिस जॉब्स ऑन ए सिंगल सीपीयू बाय ए सिंगल ऑपरेशन। तो इसका मतलब होता है कि सीपीयू इन 3 जॉब्स के बीच में टाइम स्लॉट्स यानी जो क्वांटम इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक जॉब से दूसरे जॉब में, दूसरे जॉब से तीसरे जॉब में जो भी हमारे पास ऑपरेशंस हैं उसको स्विच ओवर करता है।
Examples of time sharing operating systems are Multics, Unix. Unix बेस्ट एग्जाम्पल है टाइम शेयरिंग, जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर अलग अलग टर्मिनल में बैठे रहते हैं और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है सिंगल सर्वर बेस्ड होता है, उससे वो अपने जो भी जॉब्स होता है उसको रन करता है। तो इसका मतलब है जो सेंट्रल सर्वर होता है वो सारे यूजर के जॉब्स को एट अ टाइम लेता है और फिर एग्जीक्यूट करके उसको करस्पॉन्डिंग यूजर्स के जो इंफॉर्मेशन है उसको सेंड कर देता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस में ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया जो क्वांटम टाइम होता है दैट इज इक्वल टू ईच एंड एवरी जो यूजर होता है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्यूअर चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, फ्यूअर चांस होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें डुप्लीकेशन हो। CPU आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस, तो मैंने बोला है कि CPU इसमें हमेशा बिजी रहता है क्योंकि टाइम इज गोइंग टू बी शेयर्ड, तो सारे यूजर CPU को 100% यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसका आइडल टाइम 0 के बराबर यानी नियर टू 0 होता है। डिसएडवांटेजेस में होता है रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, तो इसका मतलब होता है टाइम शेयरिंग तो है बट इसमें रिलायबिलिटी थोड़ा कम है। One must have to take care of the security and integrity of the यूजर प्रोग्राम एंड डेटा, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि CPU अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करता है और शेयर करता है, बट इसमें कहीं भी सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो होता है कोई भी प्रोविजंस नहीं होता है यूजर के प्रोग्राम्स एंड डेटा को लेके। तो इसका मतलब होता है कि टाइम शेयरिंग इज ओके बट सिक्योरिटी इज नॉट ओके। डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, डेटा कम्युनिकेशंस का मतलब होता है सपोज कर लो एक यूजर अपने यानी सपोज कर लो दो टास्क ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दो टास्क के बीच में रिलेशन है, तो एक टास्क अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे टास्क को कैसे दे सकता है, वो भी टाइम शेयरिंग मोड में, यानी एक समय में एक टास्क कंप्लीट कर रहा है लेकिन जब उस टास्क कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटली वो स्विच कर देता है सेकंड टास्क को, तो एक टास्क के दूसरे टास्क में स्विच होता है, बट एक टास्क अगर दूसरे टास्क के बीच में कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें होता है। तो इसका मतलब है टाइम शेयरिंग हो रहा है, एक ही लार्जर जो जॉब होता है उसके स्मॉलर टास्क को हम डिवाइड करके काम तो कर सकते, लेकिन उन जो लार्जर जॉब के जो स्मॉलर सेगमेंट्स है यानी स्मॉलर सब टास्क है उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इज ए डेफिनेशन। इसमें क्या हो रहा है कि हम अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है देखिए पहले, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर। तो इसका मतलब होता है जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि टाइम शेयरिंग में सिंगल CPU मल्टीपल यूजर के बीच में शेयर होता है, लेकिन यहां पे ये बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात ये होता है कि इसमें मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर ये होता है, यानी हमारे पास जो CPU होता है एक ना होके मल्टीपल CPU होता है, और ये जो मल्टीपल CPU होता है वो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम का मतलब होता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस को हैंडल करता है, या फिर मल्टीपल रियल टाइम जो यूजर्स होता है उसको हैंडल करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब होता है कि जो भी डेटा एक्सेप्ट होता है, जो भी डेटा प्रोसेस करने के लिए रिसीव होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अलग अलग प्रोसेसर में काम करता है, यानी जो प्रोसेसर खाली मिलेगा उसमें वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब है कि सपोज कर लो एक यूजर फर्स्ट टाइम अपने जो भी डेटा को यूज करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो अगर वो प्रोसेसर 1 में एग्जीक्यूट होता है तो सेकेंड टाइम उसी यूजर के लिए हो सकता है कि प्रोसेसर 2 इस्तेमाल हो। तो इसका मतलब होता है कि जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जॉब आते हैं दैट आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर, यानी अलग अलग प्रोसेसर में डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में काम करता है। वेरियस ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये खास बात है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स आर यूज, बट ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर कैसे पॉसिबल है, तो यहां पे थर्ड पॉइंट में उसको समझाया गया है। इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, या मल्टीपल नंबर ऑफ ऐसे बोल सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं एज ए नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क में जुड़े होते हैं, यानी वो एक ऐसा बोल सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, ऐसा बोल सकते हो एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, लेकिन वो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करता है, यानी कंप्यूटर कम्युनिकेट
जो होता है जो आपस में जुड़ के वो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करता है और उसके बाद जो होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो इसका मतलब होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर मतलब मल्टीपल प्रोसेसर, और मल्टीपल प्रोसेसर जो होता है फिर वो जो पहला वाला पॉइंट है वो इससे हमको यानी फर्स्ट पॉइंट में जो बताया गया है वो जो होता है पॉइंट इस थर्ड पॉइंट से उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका मतलब है मल्टीपल प्रोसेसर कैसे पॉसिबल है? मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू क्रिएट ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस तरह से मल्टीपल कंप्यूटर्स बन रहे हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स, और हर एक प्रोसेसर के इंडिविजुअल रैम मेमोरीज होते हैं। तो इसलिए कोई भी जॉब जब एग्जीक्यूट होता है किसी मशीन में तो उस जुड़े हुए कंप्यूटर नेटवर्क में जिस भी मशीन में खाली मिलता है वहां जाके वो काम करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में काम करता है। जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरा जॉब जो होता है हो सकता है मेरे मशीन में काम कर रहा हो, या हो सकता है मेरा जॉब जो होता है किसी दूसरे मशीन पे काम करता हो। So independent system process their own memory unit and CPU। तो जैसे मैंने अभी बताया कि सारे कंप्यूटर जो होता है कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक कंप्यूटर्स के खुद के सीपीयू होते हैं और खुद के मेमोरी यूनिट्स होते हैं, और ये सारे इंडिपेंडेंटली आपस में जुड़े होते हैं। So these are referred to as loosely कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जैसे मैंने आपको समझाया था कि लूजली कपल्ड, यानी ये लूजली कपल्ड का मतलब होता है कि ये किसी से बाउंडेड नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, सपोज कर लो मुझे मैं एक पीसी में हूँ, पर्सनल कंप्यूटर में हूँ, और मैं उस पर्सनल कंप्यूटर से एक जॉब को फायर किया हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो जॉब होता है मेरे ही सीपीयू में, यानी जिस पर्सनल कंप्यूटर में मैंने फायर किया है उसमें वो एग्जीक्यूट हो और उसी के मेमोरी सिस्टम पे काम करे। हो सकता है कि मेरे मेमोरी सिस्टम कोई और कैप्चर करके रखा है, मेरा प्रोसेसर कोई और कैप्चर करके रखा है, तो उस केस में मैं जो होता है अपने प्रोसेस को सिर्फ प्रोवाइड करूंगा और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उस जॉब को किसी भी प्रोसेसर में जो कनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क में उसमें किसी को भी मतलब किसी भी सिस्टम में उसको रन कर सकता है, लेकिन हमको ये पता नहीं चलेगा कि कहां रन हो रहा वो। So these systems processor differ in size and functions। तो इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला कि अलग अलग कंप्यूटर जो होता है अलग अलग जगह में आपस में कम्युनिकेट मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क से जुड़ के काम करता है। तो यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं सारे का कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी सारे के कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। कोई हायर प्रोसेसर हायर मेमोरी वाला सिस्टम आपस में जुड़ सकता है, किसी भी साइज का प्रोसेसर किसी भी साइज के मेमोरी के साथ वो आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क में जुड़ के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम कर सकता है। तो ये एक खास बात है। एंड जो लास्ट पॉइंट है, रिमोट एक्सेस इज इनेबल विद द डिवाइस कनेक्टेड इन दैट नेटवर्क। सो इसका मतलब होता है जो मैंने अभी समझाया, अभी जो थोड़ा देर पहले समझा ही रहा था कि मैं अपने जॉब को जरूरी नहीं है कि मेरे ही प्रोसेसर पे काम करे, वो किसी भी प्रोसेसर पे काम कर सकता है। तो इसका मतलब है जब हम किसी भी प्रोसेसर में काम करते हैं तो वो उसको हम लोग बोलते हैं रिमोट एक्सेसिंग करना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होता है रिमोट एक्सेसिंग फैसिलिटी को इनेबल करते हुए वो जो होता है विद इन डिवाइस कनेक्टेड विद नेटवर्क होता है उसके साथ काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक कंप्यूटर है जिसका सीपीयू है, डिस्क है और मेमोरी है। दूसरी जगह हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसमें सीपीयू है, मेमोरी है, बट कोई डिस्क नहीं है। तीसरी जगह हुआ हमारे पास कंप्यूटर है जिसमें तीनों चीजें हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर है जो जिसमें तीनों चीजें, इसमें जो कंप्यूटर तीनों चीजें। अब खास बात ये होता है कि ये जो कंप्यूटर है पहला, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दूसरे कंप्यूटर या बाकी कंप्यूटर से डिफरेंट हो सकता है इसके पास बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क हो, सीपीयू कम पावर का हो, मेमोरी कम पावर का हो। अब सपोज कर लो यहाँ सीपीयू होता है सिंगल कोर सीपीयू ना होकर मल्टीपल सीपीयू यानी मल्टीपल प्रोसेसर वाला कोई सीपीयू हो और मेमोरी भी बहुत ज्यादा हाई हो, उस तरह से ये। तो इसका मतलब है सारे लोग जो होता है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सारे सिस्टम को मैनेज करना और सारे सिस्टम में किस सिस्टम में कौन सा खाली है और किस जॉब को कहां पर एग्जीक्यूट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क होता है। तो एग्जांपल में जो होता है लोकस जो होता है एक एग्जांपल है जिसको आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। अब इसके एडवांटेजेस में आ जाते हैं। सबसे पहला होता है खास बात एडवांटेजेस में, तो इसका मतलब है ये कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ा होने के कारण से फर्स्ट पॉइंट इसको इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक सिस्टम खराब होता है
तो दूसरे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो इसलिए बोला गया है कि फेलियर ऑफ वन will not affect the other network communication because all the systems are independent from each other। एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कोई भी सिस्टम खराब होता है क्योंकि नेटवर्क में जुड़े होते हैं, कोई भी सिस्टम खराब होता है तो नेटवर्क से जुड़े हुए बाकी सिस्टम आपस में काम करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीजेस द डेटा एक्सचेंज स्पीड। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करते हैं तो जो डेटा एक्सचेंज होता है, यानी एक कंप्यूटर यानी एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच में जो डेटा का कोई एक्सचेंज होता है, तो ईमेल का यूज करके हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग शेयर्ड, कंप्यूटेशन इज हाईली फास्ट एंड ड्यूरेबल। जैसे मैंने बताया कि इसमें सारे रिसोर्सेज का मतलब होता है रैम, मेमोरी, सीपीयू, इवन ऐसा भी पॉसिबल होता है प्रिंटिंग जॉब्स, ये आपस में शेयर होता है। तो इसलिए इसमें जो होता है कंप्यूटेशन का मतलब है जो एंड रिजल्ट या प्रोडक्टिविटी है, हमारा काम कितनी जल्दी हो रहा है, कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन हो रहा है, हम किसी जॉब को कितनी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं, यानी उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं कंप्यूटेशन, जो कि बहुत हाई होता है और ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल इसलिए होता है क्योंकि हम किसी भी सिस्टम पे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है कि मेरे सिस्टम में जगह नहीं है, मेरे सिस्टम में रैम कम है और मैं एक बहुत बड़े प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं, तो आपके सिस्टम में रन नहीं हो रहा है तो फिर वो दूसरे जगह में रन करेगा, यानी जो हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड सिस्टम है उस पर जाके वो रन करके आपको उसका रिजल्ट भेज देगा। तो ये खास बात होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि लोड ऑन होस्ट कंप्यूटर रिड्यूसेस। तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मेरे पास बहुत हैवी जॉब है तो वो जो लोड होता है वो लोड यहां दिखने को नहीं मिले, क्योंकि आपका जो जॉब होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दूसरे सिस्टम पे जाकर एग्जीक्यूट होगा और आपको रिजल्ट मिलते जाएगा। तो यानी आपका जो लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए जो होता है होस्ट कंप्यूटर का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। These systems are easily scalable as many system that can be easily added to the network। जैसे कि सपोज कर लो ये एक तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो आप नए सिस्टम को इस कम्युनिकेशन में नेटवर्क में जोड़ के इसकी जो स्केलेबिलिटी, इसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हो और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो ज़्यादा शेयरेबल हो जाएगा, जिससे कि आपका जो कंप्यूटेशन टाइम है और भी फास्ट हो जाएगा और जो लोड होता है जैसे मैंने बात किया तो लोड भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी इसको स्केलेबल बना सकते हैं। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूसेस, जैसे ऑटोमेटिकली अभी बताया कि अगर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स है तो अगर आपके पास आपका सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है तो आप नेटवर्क में अवेलेबल जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में दूसरे रिमोटली एक्सेस करके दूसरे सिस्टम के प्रोसेसर और रैम का यूज करके आप अपने जॉब को कंप्लीट कर सकते हो, जिससे क्या हो रहा है कि जो डिले है आपके जॉब को इंतजार करने की जरूरत है वो नहीं होता है, जल्दी से आपका जॉब कंप्लीट हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। अगर फेलियर ऑफ मेन नेटवर्क विल स्टॉप द एंटायर, इसका मतलब है अगर नेटवर्क फेल होता है, पूरा का पूरा अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर पूरा का नेटवर्क फेल हो जाता है तो कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स द लैंग्वेज which is used are not well defined yet। तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही इसके काम को हमने देखा, इसके थ्योरी को हमने जाना, लेकिन थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके जो लैंग्वेज है, यानी कौन सा लैंग्वेज सुटेबल है, कौन सा लैंग्वेज बेस्ट है इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, अभी तक ये डिफाइन नहीं होता है। तो यानी ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक्स है। So these types of systems are not readily available as they are very expensive. So not only that, the underlying software is highly complex and not understood well। तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हुआ कि मैंने क्या बोला कि आपका जॉब अगर आपके मशीन में रन नहीं करता है तो किसी दूसरे मशीन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो सारा लेखा जोखा, ये जो अकाउंटिंग्स है कि कौन सा प्रोसेस किस सिस्टम में काम कर रहा है, आपका प्रोसेस आप में काम ना करके दूसरे प्रोसेस में काम कर रहा है, दूसरा प्रोसेस जो होता है दूसरे सिस्टम का जो प्रोसेस है या बोल सकते जॉब से किसी दूसरे सिस्टम में काम कर रहा है। तो यानी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्सपेंसिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑल्सो, क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरा इसको समझना भी थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ती है।
नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज होता है। अब आता है कंप्यूटर नेटवर्क पे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। सो ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन ऑन ए सर्वर and provide the server the capability to manage data, users, group, security, application and other networking functions। तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह तो ये काम करता है, क्योंकि इसमें भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज होता है, बट इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क जो यूज होता है उसमें क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि नेटवर्क सर्वर यानी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सर्वर पे काम करता है, और जब वो सर्वर पे काम करता है तो प्रोवाइड द सर्वर द कैपेबिलिटी। तो उसका मतलब उस सर्वर में जो कैपेबिलिटीज होती है वो डेटा को मैनेज करता है, यूजर्स को मैनेज करता है, यूजर्स के ग्रुप को मैनेज करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मैनेज करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन वो अपने पास रखता है। एप्लीकेशन का मतलब जैसे कि वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ऐसी अलग अलग एप्लीकेशन है वो अपने पास रखता है ताकि कोई भी यूजर उसको एग्जीक्यूट कर सके। और दूसरा अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। अदर नेटवर्किंग फंक्शन मतलब सपोज कर लो जैसे बहुत सारे नेटवर्किंग फंक्शंस होते हैं, उन सब नेटवर्किंग फंक्शन को ये हैंडल करता है। तो इसका मतलब ये सर्वर बेस्ड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर में ही एग्जिस्ट करता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू allowed, सेकेंड पॉइंट में बता रहा है, allowed shared file and printer access among multiple computers in a network, typically a local area network, a private area network or to other network। तो इसका मतलब होता है इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं ये अलग अलग कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग तरीके से नहीं जुड़ते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें जो होता है सर्वर मेन रोल ये करता है, सर्वर के पास प्रोसेसर्स होता है, सर्वर के पास प्रिंटर्स होता है, और वो सर्वर के साथ जो होता है सारे यूजर्स एज ए डंप टर्मिनल जोड़ते हैं हम लोग। यानी एक डंप टर्मिनल मतलब ऐसे टर्मिनल को जोड़ते हैं जिसके पास कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं। तो इस तरह से हम जुड़ के सर्वर के साथ जुड़ के हम सारे चीजों को एक क्लाइंट सर्वर के बेसिस पे एक्सेस करते हैं। तो इस जो पर्टिकुलर जो मेन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पर्पस था वो था फाइल को शेयर करना, यानी एक जगह डंप रहेगा सारा फाइल और उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो MS वर्ड को खरीदना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो हम क्या करेंगे MS वर्ड का एक कॉपी यानी एक लाइसेंस वर्जन हम सर्वर में स्टोर करके रखेंगे और उसको एक्सेस करने के लिए हम डिफरेंट कंप्यूटर में बैठ के उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी यही चीज होता है, फाइल शेयरिंग हो गया। उस तरह से सपोज कर लो हमारे पास बहुत हाई कंप्यूटर मतलब एक प्रिंटर रखा हुआ है जो कि बहुत कॉस्टली है, लेकिन हम उसको मल्टीपल यूजर के लिए अलग अलग परचेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे सर्वर के साथ उस प्रिंटर को दे देंगे ताकि मल्टीपल जो कंप्यूटर्स होता है नेटवर्क के माध्यम से उस प्रिंटर को एक्सेस करके उससे प्रिंटिंग निकाल सकता है। तो जनरली हम लोकल एरिया नेटवर्क प्राइवेट एरिया नेटवर्क में हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। Examples of network operating systems include Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Unix, Linux, macOS, Novel NetWare and BSD। ये सारे एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है जो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए बहुत सिंपल वर्ड में ये बताऊंगा कि इसमें एक सर्वर होता है जिसमें सारे के सारे फाइल्स अवेलेबल होते हैं, यानी फाइल्स का मतलब है सारे एप्लीकेशन उसमें अवेलेबल होते हैं और यूजर उससे कम्युनिकेट करके कनेक्ट होके वो उस पर्टिकुलर सर्वर के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसका मतलब है इसमें इंडिविजुअल मल्टीपल फाइल्स मल्टीपल जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो कनेक्ट होके काम नहीं करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। जैसे देखा गया इसमें बहुत सिंपल से समझाया गया, फाइल सर्वर है, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, यानी जो मेन जो हमारा कंप्यूटर है वो फाइल सर्वर होता है जिसके पास प्रोसेसर होते हैं, जिसके पास रैम मेमोरी होता है, और क्लाइंट जो होता है ये जो एक तरीके से डंप टर्मिनल की तरह काम करता है जिसमें प्रोसेसिंग का पावर नहीं होता है, जिसमें सिर्फ मेमोरीज होते हैं और अगर छोटे लेवल पे इसके जो होता है हार्ड डिस्क होते हैं। यहां से सिंपल रिक्वेस्ट होता है, यानी क्लाइंट जब स्विच ऑन करता है अपने सिस्टम को तो वो फाइल सर्वर से कम्युनिकेट करके वो फिर एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से आपस में वो जुड़ जाते हैं, फिर जो भी कमांड टाइप करता है फाइल सर्वर में जाता है, फिर उसका रिस्पॉन्स होता है वापस इसको मिलता है।
एडवांटेजेस में आ जाते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस होता है सेंट्रलाइज सर्वर आर हाईली स्टेबल। तो इसका मतलब है सारा का सारा जो यूजर होता है वो सेंट्रलाइज सर्वर से जुड़ा होता है, तो इसलिए इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिक्योरिटी हाई होता है क्योंकि सर्वर में ही सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको मैनेज करना इजी है। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन इजीली बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक क्लाइंट को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं होता है। क्लाइंट जो होता है वो सेम प्रोसेस पे काम करता है, सिर्फ जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना है वो होता है सर्वर में। तो सर्वर में अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं या हार्डवेयर को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे यूजर जो होता है उस बेनिफिट को उठा सकते हैं। रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये क्लाइंट सर्वर बेस होता है, सर्वर के साथ हम जुड़े होते हैं, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन नेटवर्क हम स्टैब्लिश करते हैं, तो हम रिमोटली कहीं से भी सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग ए सर्वर, यानी अब देखिए सर्वर के पास सारे फैसिलिटीज होते हैं, सर्वर के पास सारे जो हार्डवेयर होते हैं या भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है सर्वर के पास अवेलेबल होता है, और जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सर्वर में होता है, तो इसलिए जो सर्वर होता है वो थोड़ा हाई कॉस्ट होता है, यानी इसको खरीदना और उसको रन करना थोड़ा कॉस्टली होता है। डिपेंडेंसी ऑन ए सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन, तो इसका मतलब होता है कि सारे यूजर अपना इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकता है, उसको हमेशा सेंट्रल लोकेशन यानी सर्वर पे डिपेंडेंट होकर काम करना पड़ता है, तो इसलिए डिपेंडेंसी इसका ड्रॉबैक्स है। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट आर रिक्वायर्ड, तो सिंपल सी बात है मल्टीपल यूजर को हैंडल करता है, तो इसलिए इसमें रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है और उसमें अपडेशन करते रहना बहुत जरूरी है, तो ये थर्ड डिसएडवांटेजेस में आता है। फिफ्थ नंबर का जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं दैट इज नोन एज ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नेम से पता चल रहा है कि ऑन टाइम हमको रिप्लाई होना जरूरी है। So a real-time operating system is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to the input is so small that it controls the environment. सिंपल सी बात है, रियल टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में हमारा इनपुट जाना और उसका रिस्पॉन्स हमारे तक आना, ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एटीएम मतलब जब हम पैसा निकालने की मशीन एटीएम पे जाते हैं तो हम जब इनपुट देते हैं, हमारे पासवर्ड को देते हैं और हमारे मनी अमाउंट जब हम टाइप करते हैं, तो जैसे ही हम टाइप करते हैं तो उसका रियल टाइम में उसका रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है, तुरंत एक्सेसिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब जो टाइम डिले होता है बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। सेकेंड पॉइंट में ये बता रहा है द टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट एंड डिस्प्ले द रिक्वायर्ड अपडेट इंफॉर्मेशन टर्म्स एज द रिस्पॉन्स टाइम। जैसे मैंने आपको बताया वो जो होता है रिस्पॉन्स ऐसे इनपुट लेगा और रिस्पॉन्स ऐसे आउटपुट हमको मिलेगा, जैसे एटीएम में होता है। So in this method अगर हम बात करेंगे तो in this method the response time is very less as compared to the online processing। तो इसका मतलब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए। अदर ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी होता है जिसमें रिस्पॉन्स टाइम होता है, बट अदर ऑनलाइन प्रोसेसिंग के रिस्पॉन्स टाइम से हमारा जो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है इट शुड बी और यू कैन से दैट इट मस्ट बी वेरी लेस एज कंपेयर टू द अदर online processing. Real-time systems are used when there are rigid time requirements on the operation of a process or the flow of data. Real-time system can be used as a control device in a dedicated applications. तो इसका मतलब है बहुत सिंपल से टाइम होता है कि इसमें when there is a rigid time requirement, तो इसका मतलब है रियल टाइम सिस्टम वहां पे अच्छा एप्लीकेबल होता है जहां हम टाइम पे रिजिट होना जरूरी है, यानी हमारे पास लेस रिस्पॉन्स यानी लेस जो रिस्पॉन्स है या लेस टाइम में जो रिस्पॉन्स होता है वो रिसीव होना चाहिए। हमारा टाइम रिक्वायरमेंट रिजिट है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो होता है फोर्थ पॉइंट में बताया गया है। और फिफ्थ पॉइंट में आपको बता रहा है कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स
अदरवाइज द सिस्टम विल फेल। तो इसका मतलब है जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूं वही चीज होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इतना अच्छा डिफाइन होना चाहिए कि फिक्स टाइम, यानी जो टाइम कंस्ट्रेंट डिफाइन किया गया है उस पे उसका रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर उसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो फिर सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यानी क्विक जो रिस्पांस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। For example, scientific experiments, medical imaging systems, industrial control system, weapon system, robot, air traffic control system, etc. जो भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल बता रहा है सारी चीजें रियल टाइम पे है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में अगर रिस्पांस टाइम हमको नहीं मिलेगा तो विद इन ए रिस्पांस टाइम अगर हमको सही डिसीजन नहीं होता है तो हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो जाए, किसी और डायरेक्शन पे वो चले जाए, वो अपना रास्ता भटक जाए। तो इसका मतलब है एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो रियल टाइम पे काम करता है। यानी हम जब भी रिस्पॉन्स करते हैं या जब भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसका क्वेरी हमको जल्दी से मिलना चाहिए, जिससे कि हम उसका जो होता है रिस्पांस अच्छे से दे सकते हैं। रोबोट्स भी क्विक रिस्पांस टाइम पे काम करता है कि जो भी हम कमांड देते हैं तो तुरंत उसका रिएक्शन होना चाहिए। वेपन सिस्टम जैसे गाइडेड मिसाइल्स या हम कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं या मिसाइल्स लॉन्च करते हैं तो उस पे अगर टाइम डिफरेंस आ जाता है, टाइम डिले अगर डिफरेंस हो जाता है, हो सकता है कि आपका जो मिसाइल है वो किसी और डायरेक्शन पे चला जाए। फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल टाइम, सपोज कर लो आप जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया या फिर आप स्टील प्लांट में बड़े बड़े ओवंस जो होता है उसको आप ऑपरेट करते हो, अगर मान लो थोड़ा भी चूक होता है तो हो सकता है कि आपका जो पूरा सिस्टम है, इंडस्ट्रियल और कंट्रोल सिस्टम है, वो काम करना पड़ जाए और बैल फंक्शनिंग में आ जाए। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, सपोज कर लो आप रियल टाइम माध्यम से रिमोटली किसी का एक्सरे ले रहे हो, अगर उसमें थोड़ा भी देरी होगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा आपका। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि रॉकेट लॉन्च करना है या कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये एग्जांपल है। तो ये हमने देखा कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। इसके टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में होता है कि गारंटेड दैट क्रिटिकल टास्क कंप्लीटेड ऑन टाइम। हार्ड का मतलब होता है फिक्स, मतलब हम रिजिड हो जाते हैं कि एक जो टाइम दिया हुआ है उसमें गारंटीडली वो खत्म होना चाहिए और थोड़ा भी टाइम डिले नहीं लेगा। इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज इज लिमिटेड और मिसिंग एंड द डेटा स्टोर्ड इन रोम। तो इसका मतलब होता है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता है, सारा डेटा जो होता है वो रोम में स्टोर होकर वो काम करता है। इन दिस सिस्टम वर्चुअल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड। जैसे मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होता है तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं। और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम, यानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स आर लेस रेस्ट्रिक्टिव, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है या टाइम डिले होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा ढीला होता है, यानी थोड़ा सा लूजली होता है। A critical real-time task gets priority over other task and retains the priority until it completes। तो इसका मतलब होता है कि अगर मल्टीपल टास्क चल रहा है तो उसमें जो क्रिटिकल टास्क होते हैं उसको हम प्रायोरिटी प्रोवाइड करके उसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अदर टास्क, और फिर जो होता है जैसे ही वो खत्म होता है तो हम दूसरे टास्क को प्रोसेस करते हैं। लेकिन रिजिट में ऐसा नहीं होता, यानी रिजिट मतलब हार्ड रियल टाइम है। हार्ड रियल टाइम में जो टाइम मतलब जो टाइम स्लॉट जिसको दिया गया है, यानी जिस टास्क को किया जा रहा है उसको विद इन टाइम खत्म करना पड़ता है और फिर दूसरे टास्क में आता है। तो इसमें हम प्रायोरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हार्ड रियल टाइम में। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स, जैसे थर्ड पॉइंट में बताया गया, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हैव लिमिटेड यूटिलिटी देन हार्ड रियल टाइम सिस्टम। अभी मैं बताया जैसे प्रायोरिटी चेंज करना, तो इसलिए यूटिलिटी जो होता है सॉफ्ट में होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हार्डवेयर हार्ड रियल टाइम। फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, एडवांस्ड साइंटिफिक प्रोजेक्ट लाइक अंडरसिया एक्सप्लोरेशंस एंड प्लानिटरी रोवर्स एटसेट्रा, तो ये सब जो होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स में आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर दिया, जिसमें हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, फिर हमने देखा
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमने देखा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद हमने देखा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग, सेकंड वाला टाइम शेयरिंग था, थर्ड वाला जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ जो होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ वन इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस को लेते हुए मैनेज करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाए गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको अलग अलग रियल टाइम अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आपको अच्छा जानकारी मिला और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें उसको इम्प्रूव कर सकूं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप जो बेल आइकॉन्स है उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो है उस नोटिफिकेशन को आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।